इतना कहकर साहिबा ऑफिस से बाहर निकलकर घर चली जाती है। साहिबा के जाने के बाद अंशुल केबिन में आता है और केबिन को अस्त व्यस्त देखकर सम्राट से पूछता है कि ये सब क्या है। वह क्या कह रही थी? केबिन का ये हाल किसने किया? मगर सम्राट कुछ नहीं कहता। गालों पर हाथ रखे वह सिर्फ मुस्कुराता रहता है। उसको मुस्कुराता हुआ देखकर अंशुल गुस्से से सम्राट से कहता है, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि मिस कश्यप यहाँ क्यों आई थी और तू है कि मुस्कुराए जा रहा है? सम्राट, मिस कश्यप नहीं, मिसेस सम्राट यहाँ आई थी। अंशुल, मतलब? सम्राट, कुछ नहीं, चल घर चलते हैं, और वैसे भी ऑफिस का काम कंप्लीट हो चुका है। इधर घर आकर साहिबा बहुत खुश दिखाई देती है और चेंज करके फटाफट किचन में सम्राट का पसंदीदा खाना बनाने लगती है। साहिबा को इतना खुश देखकर अम्मा जी पूछती हैं, क्या बात है बेबी, आज तो आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। साहिबा, हाँ अम्मा जी, आपको पता है आज मैं सम्राट से मिली। आज पूरे 2 साल 3 महीने और 7 दिन बाद मैं सम्राट से मिली हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती अम्मा जी कि मैं कितनी खुश हूँ। अम्मा जी अपनी आंखों से काजल निकालकर साहिबा के कान के पीछे लगाती हैं और कहती हैं, भगवान करे आपकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, मगर बेबी, मालिक को पता चलेगा तो वह बहुत नाराज हो जाएंगे। मिस्टर कश्यप के बारे में सोचकर साहिबा अम्मा जी से कहती है, अम्मा जी आप ऐसा करिए कि आज पापा को जल्दी ही खाना खिलाकर दवाई देकर सुला दीजिएगा, ताकि जब सम्राट आए उन्हें पता ना चले, वरना कहीं सम्राट को देखकर उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। अम्मा जी, ठीक है बेबी, जैसा आप कहें। फटाफट सम्राट की पसंद का खाना बनाकर साहिबा तैयार होने चली जाती है। आज उसने सफ़ेद और आसमानी रंग का कॉटन का अनारकली सूट पहना है। कानों में छोटे छोटे झुमके, गले में मंगलसूत्र, बालों को गूंथकर खूबसूरत चोटी बनाई हुई है, मांग में सिंदूर, दोनों हाथों में कड़े, माथे पर एक छोटी सी बिंदी और होठों पर गुलाबी लिपस्टिक। आज इस सिंपल लुक में भी साहिबा बहुत प्यारी लग रही है। तैयार होकर साहिबा नीचे ड्राइंग रूम में बैठकर सम्राट का इंतजार करने लगती है, मगर आज तो समय भी साहिबा को परेशान कर रहा है और इंतजार की घड़ियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। उधर 8 बजे के करीब तैयार होकर सम्राट कहीं जाने के लिए निकलता है तो अंशुल उसे रोकते हुए पूछता है, अरे यार, तू इतना बन सवर के कहाँ जा रहा है? सम्राट, मिसेस सम्राट, यानी अपनी बीबी से मिलने। अंशुल, क्या? सम्राट, हाँ, अपनी बीबी से मिलने जा रहा हूँ, और तू भी थोड़ा अपनी बीबी पर ध्यान दिया कर, आजकल कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करता है उसके ऊपर। थोड़ा प्यार से बात कर लेगा तो घट नहीं जाएगा। अंशुल, नहीं यार, तुझे गलतफहमी हुई है, बहुत अच्छे से बात करता हूँ। सम्राट, अंशु तू जानता है मैं बिना किसी सबूत के कुछ नहीं कहता, तुझे बता दूं, पत्ते पत्ते की खबर रखना सम्राट की आदत है, समझा? सुधर जा, वरना मेरी बहन पर गुस्सा करने वाले को मैं ठंडा करना जानता हूँ। इतना कहकर सम्राट गाड़ी लेकर आशीर्वाद बिला के लिए निकल जाता है। आशीर्वाद बिला पहुंचकर दरवाजे पर गाड़ी का हॉर्न बजाता है तो गेट कीपर दरवाजा खोल देता है और सम्राट को वहां देखकर काफी गर्मजोशी से सलाम करता है। गाड़ी का हॉर्न सुनकर साहिबा भी दौड़ी दौड़ी आती है और सम्राट को अपने सामने गाड़ी से उतरता देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। साहिबा दौड़कर सम्राट के पास आती है और उसके सीने से लग जाती है। सम्राट भी साहिबा को अपनी बाहों के घेरे में ले लेता है। थोड़ी देर वैसे ही खड़े रहने के बाद साहिबा सम्राट का हाथ पकड़कर उसे अंदर तक ले जाती है और सोफे पर बैठा देती है। खुद भी उसके बगल में बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसको कहती है, थैंक यू सम्राट, थैंक यू, मुझे माफ़ करके यहाँ आने के लिए। मुझे तो डर था कि कहीं मेरा इंतजार फिर लंबा ना हो जाए। सम्राट साहिबा की बातों का कोई जवाब नहीं देता। सम्राट को वहां आया देखकर घर के सभी नौकर वहां आते हैं और सम्राट को खुशी खुशी ग्रीट करते हैं। सम्राट भी मुस्कुराकर सबसे मिलता है। तब तक साहिबा सम्राट के लिए अपने हाथों से बनाया हुआ मैंगो जूस लेकर आती है और सम्राट को देती है। मैंगो जूस पीने के बाद साहिबा सम्राट से चेंज करने को कहती है, आप चेंज कर लीजिए तो मैं खाना लगवा दूं। सम्राट पजल्ड फेस से साहिबा को देखता है तो साहिबा मुस्कुरा देती है और सम्राट का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे तक ले जाती है। सम्राट देखता है
कि आज भी उसका कमरा वैसा का वैसा ही साफ सुथरा पड़ा है। एक दिन का भी साहिबा ने इधर से उधर नहीं किया है। वह आश्चर्य से साहिबा को देखता है तो साहिबा कहती है, इस कमरे में आपकी बहुत सी यादें हैं सम्राट। मैं उन यादों से दूर नहीं जाना चाहती, इसीलिए इस कमरे को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा। मैं जब भी कमरे में आकर बैठती हूँ, मुझे आपके होने का एहसास होता है। साहिबा की बात सुनकर सम्राट मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाता। तभी साहिबा कबर्ड खोलकर उसमें से लोअर टी शर्ट निकालकर सम्राट को देती है और कहती है, आप फटाफट चेंज कर लीजिए। आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए आपकी फेवरेट डिश बनाई है। ये सुनकर सम्राट भी मुस्कुराकर उसके हाथों से कपड़े थाम लेता है। साहिबा नीचे उतर आती है और डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगती है। तब तक सम्राट भी चेंज करके नीचे आ जाता है। साहिबा अपने हाथों से सम्राट की थाली लगाती है। सम्राट देखता है कि साहिबा सिर्फ एक ही थाली लगा रही है। तब सम्राट पूछता है, प्रिंसेस आपने खाना खा लिया क्या? और मालिक कहाँ हैं? उन्हें भी बुला लीजिए। साहिबा, पापा की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसीलिए उनको खाना खिलाकर दवाई देकर जल्दी सुला दिया है। और पहले आप खाना खा लो, मैं आपके बाद खा लूंगी। ये सुनकर सम्राट मुस्कुरा देता है और अपनी कुर्सी साहिबा के पास कर देता है और अपनी थाली से निवाला निकालकर साहिबा की ओर बढ़ा देता है। सम्राट का ऐसा प्यार देखकर साहिबा रोने लगती है। सम्राट साहिबा का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी से उठाता है और अपनी गोद में बैठा लेता है। पहले तो साहिबा सम्राट को पजल्ड फेस से देखती है, फिर सम्राट के गले लग जाती है। थोड़ी देर बाद सम्राट, प्रिंसेस मुझे बहुत भूख लगी है और अपनी फेवरेट डिश देखकर मुझसे वेट नहीं किया जा रहा। इतना सुनते ही साहिबा हड़बड़ाकर सम्राट की गोद से उठने लगती है तो सम्राट वापस उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और अपने हाथों से साहिबा को खिलाने लगता है। साहिबा भी ऐसे ही सम्राट की गोद में बैठे बैठे सम्राट को अपने हाथों से खाना खिलाती है। साहिबा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज सम्राट उसके साथ है। वह सम्राट की बाहों में है और सम्राट के हाथों से खाना खा रही है, इसलिए बार बार उसकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे। खाना खाने के बाद साहिबा सम्राट से कहती है कि चलिए सम्राट, हम लोग रूम में चलते हैं। इतना सुनकर सम्राट पजल्ड फेस से साहिबा की तरफ देखने लगता है। सम्राट का रिएक्शन देखकर साहिबा अपनी बात को संभालते हुए कहती है, अरे बाबा, मुझे आपसे बहुत ढेर सारी बातें करनी हैं। आप पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। दोनों ही हंसने लगते हैं। सम्राट साहिबा के साथ कमरे में जाता है। वहां पर साहिबा को मिला हुआ बेस्ट बिजनेस वूमेन का अवार्ड देखकर साहिबा को मुबारकबाद देता है और कहता है, वैसे एक बात है प्रिंसेस, आप आज भी बच्चे ही हैं। साहिबा, मतलब? सम्राट, मतलब ये कि अपनी लाइफ का इतना बड़ा अवार्ड लेने के लिए कौन अपनी सेक्रेटरी को भेजता है? साहिबा, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड तो आप हैं सम्राट। आपके बिना ऐसे किसी भी अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं है मेरी नज़र में। सम्राट साहिबा का जवाब सुनकर मुस्कुरा देता है और फिर कहता है, वैसे उस दिन आप बहुत खूबसूरत लग रही थीं साहिबा, मगर आप आने वाले थे ना, तो आए क्यों नहीं? नाराज होते हुए, फिर आपने मुझे कहाँ देखा? टीवी पर। सम्राट, मैं आया तो था और मैंने आपकी तारीफ भी की थी। साहिबा, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने खुद आपको सब जगह ढूंढा था, आप मुझे कहीं नहीं दिखे। सम्राट, मैं आया था मगर आपने मुझे नहीं पहचाना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। साहिबा अपनी आंखों में आंसू लेकर सम्राट को देखने लगती है। तभी सम्राट साहिबा के माथे को चूमता है और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, उस दिन मैंने पहली बार आपकी आंखों में खुद के लिए तड़प देखी थी प्रिंसेस, इसीलिए तो आज यहाँ आया। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैंने आपके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी। सम्राट की बात सुनकर साहिबा रोने लगती है। सम्राट उसे चुप कराता है। फिर साहिबा सम्राट का हाथ अपने सर पर रखती है और कहती है, आपको मेरी कसम है सम्राट, अब कभी आप मुझे छोड़कर दूर गए तो सच बता रही हूँ, वो दिन आपकी प्रिंसेस की जिंदगी का अंतिम दिन होगा। साहिबा की बात सुनकर सम्राट झटके से अपना हाथ हटा लेते हैं और साहिबा को अपने साथ पलंग पर बैठाते हुए कहता है, प्रिंसेस, मुझे मालूम है मेरे ना रहने पर आपने मुझे कितना मिस किया है, कितनी रातें आपने सिर्फ रो के बिताई हैं।
मगर फिर भी अभी हमारे जीवन के संघर्ष खत्म नहीं हुए हैं। ये तो आप भी जानती हैं कि आपके पिता मुझे पसंद नहीं करते और वह हमारी शादी को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और बिना उनकी मर्जी के हम इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले हमें आपके पापा को हमारे रिश्ते का सच बताना होगा, उन्हें मनाना होगा, तभी हम साथ रह सकते हैं। साहिबा, इसका मतलब आप फिर मुझे छोड़कर चले जाएंगे? सम्राट, नहीं प्रिंसेस, मैं तो हमेशा हूँ आपके पास, आपके दिल में। बस आपके साथ नहीं रहूँगा, आपके टच में रहूँगा। आप जब चाहें मुझे फ़ोन कर सकती हैं, मुझसे बातें कर सकती हैं। हम बाहर मिल भी लेंगे, लेकिन अभी मालिक की तबीयत ठीक नहीं है और मैं उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना चाहता। इसीलिए जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते और हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर लेते, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। इतना सुनकर साहिबा रोने लगती है। सम्राट साहिबा को अपनी बाहों में भरता है और उसे चुप कराते हुए कहता है, प्रिंसेस, ये दूरी तो सिर्फ नाम मात्र की है। हमने जिंदगी का इतना बड़ा संघर्ष पार कर लिया, तो इस छोटी सी दूरी से आप क्यों डर रही हैं? आपको मुझ पर यकीन है ना? आपको जब जरूरत होगी, आपका सम्राट आपके पास होगा। प्लीज, आपको अपने आप को मजबूत रखना होगा, जैसे अभी तक आपने रखा है। साहिबा रोते हुए सम्राट का हाथ पकड़ लेती है। सम्राट, सम्राट, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। नहीं हूं मैं इतनी काबिल, नहीं है मेरे अंदर इतना पेशेंस। आपके बिना जीना तो क्या, मैं मरने के बारे में भी नहीं सोच सकती। प्लीज, एक पल भी आप मुझसे दूर हुए तो शायद मैं जिंदा ना रहूं। सम्राट, आप अगर यहाँ नहीं रह सकते तो आप मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। प्लीज सम्राट, प्लीज। सम्राट, ये क्या बच्चों जैसी जिद कर रही हैं आप प्रिंसेस? मालिक को इस समय आपकी जरूरत है। हम मालिक को अकेला नहीं छोड़ सकते और आपको तो ये भी पता है कि नाहर वापस से साहब के मन में कड़वाहट घोल रहा है। वह फिर से उनको चीट करने की कोशिश कर रहा है और हमें उसके किसी भी गलत मंसूबे में उसे सफल नहीं होने देना है। ये तभी होगा जब आप मालिक के साथ रहेंगी। साहिबा, मगर सम्राट, मैं ही क्यों? मेरी खुशियों की कोई कीमत नहीं है। ये देख लो, वह देख लो, ये कर लो, वह कर लो, मेरा क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना। बस मैं आपके साथ चल रही हूँ। आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे सम्राट। मैं नहीं जानती कुछ भी। सम्राट साहिबा को कसकर गले लगाते हुए समझाता है, प्लीज प्रिंसेस, आप जब कहेंगी मैं आ जाऊंगा आपके पास, लेकिन हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। आप बात समझिए, हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। मैंने सिया माँ को प्रॉमिस किया था कि मैं आपका और मालिक का ध्यान रखूंगा, तो प्लीज, आप तो इतनी ब्रेव हैं। सम्राट के बार बार प्लीज कहने के बावजूद साहिबा रोती जा रही है और नामे अपने सर को हिलाती जा रही है। जब सम्राट देखता है कि अब किसी भी तरह से साहिबा मानने को तैयार नहीं है, तब सम्राट साहिबा को अपने करीब करता है और उसके होठों को चूमने लगता है। पहले तो साहिबा भी शौक होकर सम्राट को देखती है, लेकिन फिर बाद में वह भी उसका साथ देने लगती है। जब साहिबा की सांसें अटकने लगती हैं, तब सम्राट उसे छोड़ता है और कहता है, प्रिंसेस, अगर आपको मुझ पर और मेरे प्यार पर भरोसा है, तो आप यहीं मालिक के साथ रहेंगी और समय समय पर हम मिलते रहेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। सम्राट की बातें सुनकर साहिबा आंखों में आंसू लिए सर झुकाकर हाँ कह देती है। बातें करते करते कब सुबह के 5 बज जाते हैं, दोनों को पता ही नहीं चलता। घड़ी देखने के बाद सम्राट साहिबा से कहता है, प्रिंसेस, सुबह होने वाली है। इसके पहले कि मालिक जाग जाएं, मुझे जाना होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, मैं दिन में कम से कम 4 बार आपको जरूर कॉल करूंगा और प्लीज आप खुश रहिएगा। मुझे आपकी आवाज में जरा सी भी तकलीफ दिखाई दी तो मैं दोबारा कॉल नहीं करूंगा। सम्राट की बात सुनकर साहिबा हाँ में सर हिला देती है। उसके बाद सम्राट चेंज करके वापस अंशुल के घर जाता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। इधर सम्राट के साथ बिताए पलों को याद करके साहिबा की तो नींद ही उड़ चुकी है। बस वह कभी अपने माथे को छूकर देखती है, कभी अपने होठों को जहाँ पर सम्राट ने किस किया था, कभी अपनी बाहों में सम्राट के स्पर्श को फील करती है और खुद से ही बातें करते हुए कब वह सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। 9 बजे करीब अम्मा जी साहिबा को जगाती हैं। साहिबा फटाफट तैयार होकर के ऑफिस के लिए निकल जाती है। सम्राट के जाने के बाद अंशुल पिया से नाराज हो जाता है और उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच हुई बातों का जिक्र भाई से करने की? पिया शौक हो जाती है और कहती है, मैंने जीजू को कुछ भी नहीं कहा, आप मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हैं?
अंशुल, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने नहीं कहा तो भाई को कैसे पता चला? आजकल मैं तुम पर कुछ ज्यादा गुस्सा करता हूँ। पिया, मैं सच कह रही हूँ। अंशुल, मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। हमारी कोई बात नहीं हुई। पिया की बात सुनकर कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, फिर अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, ओह सिट, कहीं भाई ने घर में कैमरा तो नहीं लगा रखा है? पिया, लेकिन हमारे बेडरूम की बातें उन्हें कैसे पता? अंशुल दौड़ते हुए अपने बेडरूम में जाता है और वहां कैमरा ढूंढने लगता है कि सम्राट ने कहाँ कैमरे को छुपाया है, मगर उसे कहीं भी कैमरा नहीं मिलता, कुछ भी पता नहीं चलता। तो वह पलंग पर बैठ जाता है और पिया को सख्त हिदायत देते हुए कहता है, देखो जरूर भाई ने यहाँ कहीं हिडन कैमरा लगा रखा है। तुम अपने कमरे में ऐसे वैसे मत घूमा करो और कुछ भी करना हो तो लाइट बंद करके किया करो। वैसे आने दो आज भाई को, आज मैं भी उनकी क्लास लेता हूँ। सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर सम्राट अंशुल और पिया को ज्वाइन करता है। अंशुल सम्राट से पूछता है, और भाई, मिस कश्यप के साथ कल तेरी मुलाकात कैसी रही? सम्राट, भाभी भाभी है वह तेरी। अंशुल, सॉरी भाई। बस एक बात बताना भाई, आपको कैसे पता कि मैं पिया को डांटता हूँ? कहीं आपने इस घर में और हमारे बेडरूम में हिडन कैमरे तो नहीं लगाए? अंशुल की बात सुनकर सम्राट मुस्कुराने लगता है और अंशुल की तरफ देखकर अपनी आंख विंग करता है। अंशुल, भाई आप बहुत बुरे हो। आपने हमारे बेडरूम में भी कैमरे लगवाए। हाउ डे यू? पिया, क्या सच में जीजू? सरप्राइज्ड होकर सम्राट, नहीं पिया, तुझे लगता है कि मैं इतनी ओछी हरकत कर सकता हूँ? और वैसे भी इस बंदर की हरकतों के बारे में जानने के लिए मुझे कैमरे लगवाने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में इतना तो मैं जानता हूँ कि ये कब ये क्या कर सकता है। इतना कहकर सम्राट और पिया दोनों हंसने लगते हैं। अंशुल का मुंह बन जाता है। तभी पिया अंशुल को देखते हुए पूछती है, जब जीजू और साहिबा का पैचअप हो गया है तो क्या मैं अब अपनी जान को फोन कर सकती हूँ, उससे मिल सकती हूँ? अंशुल, भाभी भाई की जान है और मैं तुम्हारी, इसलिए भाभी को जान कहना बंद करो। अंशुल की बात सुनकर पिया का मुंह बन जाता है और वह बड़बड़ाते हुए कहती है, जलकुंडा कहीं का। नाश्ता कर कर अंशुल और सम्राट ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में अंशुल सम्राट से पूछता है, भाई मतलब अब आप यहीं रहेंगे हमारे साथ? सम्राट, नहीं, कल मेरी टिकट है मॉर्निंग की, मैं वापस जा रहा हूँ। सम्राट की बात सुनकर अंशुल का चेहरा उतर जाता है। ऑफिस पहुंचकर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर में सम्राट पिया को कॉल करता है और साथ में लंच करने को कहता है। साहिबा भी अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके सम्राट के ऑफिस पहुंच जाती है। दोनों साथ में लंच करते हैं और ढेर सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। साहिबा सम्राट से डिनर भी साथ करने को कहती है तो सम्राट मान जाता है, मगर आज वह डिनर आशीर्वाद विला में ना करके अपने होटल में करने को कहता है। साहिबा भी होटल में आने को तैयार हो जाती है। शाम को तैयार होकर के साहिबा सम्राट के होटल पहुंच जाती है। वहां रिसेप्शन पर सम्राट पहले ही साहिबा के बारे में बता रखा है, इसीलिए साहिबा को सम्राट के कमरे तक भेज दिया जाता है। कमरे में ही सम्राट खाना ऑर्डर कर देता है। दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती हैं। सम्राट साहिबा को बताता है कि कल सुबह मॉर्निंग में उसकी फ़्लाइट है और वह सिंगापुर वापस जा रहा है। सम्राट के जाने की आवाज़ सुनकर साहिबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सम्राट के सीने से लग जाती है। सारी रात साहिबा सम्राट की बाहों में बातें करते हुए बिता देती है। मॉर्निंग में सम्राट एयरपोर्ट जाने के लिए निकलता है तो साहिबा भी उसके साथ एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वह दोनों होटल से बाहर निकलते हैं और सम्राट गाड़ी निकालने चला जाता है, तभी मीडिया साहिबा को घेर लेती है और उससे अनर्गल सवाल पूछने लगती है। मीडिया, हमने सुना है मैम आपका और मिस्टर सम्राट का डिवोर्स हो चुका है। मीडिया, मैम अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तो आपने ये बात अभी तक पब्लिक क्यों नहीं की? मैम, इतनी रात को होटल के कमरे से आप किसके साथ निकल रही हैं? क्या आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है? मीडिया के ऊटपटांग सवालों से साहिबा घबरा जाती है। तभी पीछे से सम्राट आता है और कहता है, किसने आपसे कह दिया कि मेरा और प्रिंसेस का डिवोर्स हो गया है? हम कल भी पति पत्नी थे और आज भी पति पत्नी हैं। मीडिया, मगर सर 2 सालों से आप इंडिया में नहीं दिखे और मैम अकेले रह रही थी, इसीलिए हमें लगा शायद आप लोगों का डिवोर्स हो गया। सम्राट, राम और सीता तो सालों तक एक दूसरे से अलग रहे, तो क्या उनका भी डिवोर्स हो गया था? दूर रहने का मतलब डिवोर्स नहीं होता। और हाँ, प्रिंसेस सारी रात मेरे साथ थी।
आइंदा प्रिंसेस से ऐसे ऊटपटांग सवाल करने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप लोग इससे दूर रहिए। चलो प्रिंसेस। सम्राट साहिबा का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी तक ले जाता है और गाड़ी में बैठकर वह लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। उधर अंशुल भी सम्राट को छोड़ने एयरपोर्ट आता है। सम्राट को जाता हुआ देखकर साहिबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो सम्राट उसे सांत्वना देते हुए उसके माथे पर चूमकर फिर जल्दी आने का वादा करके चला जाता है। सम्राट के जाने के बाद साहिबा वहीं बैठकर रोने लगती है। अंशुल साहिबा से कहता है, आई एम सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। भाई के दूर जाने की वजह से मैं आपसे बहुत नाराज़ था और इन 2 सालों में मैंने कभी भी आपसे ढंग से बात भी नहीं की। मगर आप प्लीज़ चिंता मत करिए, भाई ने कहा है कि वह जल्दी आएंगे, तो वह जल्दी आएंगे। इतना कहकर अंशुल अपना रूमाल साहिबा की तरफ बढ़ा देता है। साहिबा भी अंशुल का रूमाल थाम लेती है। थोड़ी देर बाद साहिबा और अंशुल अपने अपने घर चले जाते हैं। साहिबा जब घर पहुंचती है तब मिस्टर कश्यप उससे पूछते हैं कि कहाँ से आ रही हो तुम, सारी रात कहाँ थी। पापा एक मीटिंग थी, उसी सिलसिले में शहर से थोड़ा दूर गई थी। मीटिंग खत्म होने में काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए वहीं पास के एक होटल में रूम लेकर रुक गई। मिस्टर कश्यप गुस्से से, झूठ बोल रही हो तुम। इतना कहकर वो टीवी ऑन कर देते हैं। टीवी पर सभी न्यूज़ चैनलों पर सिर्फ साहिबा और सम्राट की खबर चलती रहती है, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह। न्यूज़ देखकर साहिबा घबरा जाती है और मिस्टर कश्यप गुस्से से चीखते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा है छोड़ दो उस लड़के को, फिर भी उस लड़के के साथ सारी रात अय्यासी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। साहिबा चिल्लाते हुए, पापा वह मेरे पति हैं। मिस्टर कश्यप, पति नहीं, फ्रॉड है वह, धोखेबाज है, चीट किया है उसने सिर्फ तुम्हें। साहिबा, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, सम्राट ने ऐसा कुछ नहीं किया, वह बहुत अच्छे हैं। मिस्टर कश्यप, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं कि उस इंसान को धोखा देने के सिवा कुछ नहीं आता। गरीब होते ही ऐसे हैं, सिर्फ अमीरों के पैसे पर राज करना चाहते हैं। तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इसीलिए वह तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है। मैं तो कहता हूँ डिवोर्स दे दो उसे और नाहर के भांजे से शादी कर लो। साहिबा गुस्से से, पापा आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, आपको पता ही क्या है सम्राट के बारे में। और मिस्टर नाहर जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं, आपको बता दूं कि उन्हीं नाहर ने आपका और मॉम का एक्सीडेंट करवाया था और आज मॉम हमारे साथ नहीं रही। उन्हीं नाहर ने अपने बेटे को मेरे पीछे लगाया। उनके बेटे रोनी ने 2 बार मेरा रेप भी करने की कोशिश की, यहाँ तक कि सम्राट के ऊपर गोली भी चलाई। आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे आपके सो कॉल्ड पैसे वाले दोस्त। पापा, अगर सम्राट नहीं होता तो ना आपकी प्रॉपर्टी होती, ना मैं ना आप। सम्राट ने सबसे झूठ बोलकर फॉरेन में आपका इलाज कराया, तभी आज आप जिंदा हैं, मेरे साथ हैं। ये बात आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? सम्राट ने मुझसे शादी जरूर की, लेकिन सम्राट ने कभी मुझे हाथ भी नहीं लगाया और कल रात भी हम साथ जरूर थे, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट सम्राट हमारे रिश्ते को तब तक आगे नहीं बढ़ाना चाहता जब तक आप हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। साहिबा की बात सुनकर मिस्टर कश्यप का बीपी बढ़ जाता है और उनके सीने में दर्द होने लगता है। वह लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। गिरने की आवाज़ सुनकर जब साहिबा पलटती है तो मिस्टर कश्यप को जमीन में बेहोश पड़ा हुआ पाती है। साहिबा घबरा जाती है और अम्मा जी से डॉक्टर को बुलाने को कहती है। डॉक्टर के आने के बाद डॉक्टर मिस्टर कश्यप का चेकअप करते हैं, उन्हें कुछ इंजेक्शन लगाते हैं और साहिबा को सख्त हिदायत देते हुए कहते हैं, मिस्टर कश्यप की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना दिया जाए, लेकिन पता नहीं आप क्यों मेरी बात को इतना लाइटली ले रही हैं। साहिबा, आई एम सॉरी डॉक्टर, अब आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। अम्मा जी मिस्टर कश्यप के कमरे में उनके पास बैठी रहती हैं। तभी साहिबा मिस्टर कश्यप के पास कमरे में जाती है और कहती है, पापा अब आपकी तबीयत कैसी है? साहिबा की बात सुनकर मिस्टर कश्यप गुस्से से अपना चेहरा घुमा लेते हैं और उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। मिस्टर कश्यप का रिएक्शन देखकर साहिबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल आती है। साहिबा के जाने के बाद मिस्टर कश्यप अम्मा जी से कहते हैं, मेरी बेटी बहुत भोली है, उस लड़के ने मेरी बेटी के इसी भोलेपन का फायदा उठाया है। मैंने ये वाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। इंसानों की इतनी परख तो मुझे भी है। अगर वह सही था तो मेरे ठीक होने की खबर सुनकर क्यों भाग गया,
क्यों 2 साल से मेरी बेटी से मिला भी नहीं, उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं रखा, और आज जब मिलने आया भी तो घर क्यों नहीं आया, मेरी बेटी को होटल में क्यों बुलाया, और उसके बाद मीडिया को बुलाकर उससे कह रहा है कि वह दोनों आज भी साथ हैं। सारी रात मेरी बेटी उसके साथ थी। वह साबित क्या करना चाहता है? अम्मा जी, मालिक आप शांत हो जाइए, मैं बेबी को समझाऊंगी, आप शांत हो जाइए, वरना आपकी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। इतना कहकर अम्मा जी मिस्टर कश्यप को दवा देकर कमरे के बाहर आ जाती हैं और सारी बातें साहिबा को बताती हैं। ये सुनकर साहिबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिंगापुर पहुंचकर जब सम्राट का फोन आता है, तब साहिबा सम्राट को सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर सम्राट साहिबा को नाहर से सतर्क रहने को कहता है और ये भी बताता है कि होटल के बाहर मीडिया को नाहर ने ही भेजा था। सम्राट साहिबा से कहता है कि नाहर जरूर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है, उसे सावधान रहना होगा। साहिबा से बात करने के बाद सम्राट किसी को फोन लगाता है और उसे मिस्टर कश्यप और साहिबा की सिक्योरिटी और टाइट करने को कहता है। उनसे कहता है कि मिस्टर नाहर पर नजर रखें, उसके सभी मूवमेंट की खबर उसे तुरंत दें। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, मगर मिस्टर कश्यप साहिबा से बात नहीं करते। रोज सम्राट का फोन आता है और साहिबा उन्हें सारी खबर देती रहती है। एक दिन साहिबा सम्राट से कहती है कि 10 दिन बाद करवा चौथ की पूजा है और वह ये दिन सम्राट के साथ मनाना चाहती है। वह भी सम्राट के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती है और इस साल की दिवाली भी वह अपने घर में अपने पति के साथ मनाना चाहती है। सम्राट कहता है। ये सुनकर मिस्टर कश्यप नाराज हो सकते हैं और उनकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। सम्राट के मना करने के बावजूद साहिबा जिद करती है और सम्राट को हर हाल में इंडिया आने को कहती है। मिस्टर कश्यप की तबीयत के बारे में जानकर नाहर उनसे मिलने आता है। नाहर को देखकर मिस्टर कश्यप बहुत नाराज हो जाते हैं और साहिबा द्वारा कही गई सारी बात उसे सुना देते हैं, जिसे सुनने के बाद नाहर अपने घड़ियाली आंसू दिखाते हुए कहता है, देखा मिस्टर कश्यप, उस सम्राट ने साहिबा बेबी पर कैसा जादू कर दिया है। साहिबा बेबी उसके बस में है, वो जो कहता है वही करती है। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उसने मेरे बेटे रोनी को किस तरह झूठे केस में फंसा के मरवाया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपनी बेटी को, साहिबा बेबी को बचा लीजिए, वरना वह राक्षस उसके साथ पता नहीं क्या करे। मिस्टर कश्यप नाहर के झूठे आंसू को देखकर पिघल जाते हैं और उससे कहते हैं, अब मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहिबा मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब तुम ही कुछ बताओ। नाहर, जरूर मिस्टर कश्यप, आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं जरूर कुछ ना कुछ करता हूँ। इतना कहकर नाहर वहाँ से चला जाता है। अपने घर आकर अपने आदमियों को बुलाता है और कहता है, साला, गुस्से से उस बुढ़े को उस छोकरी ने सब सच बता दिया। मुझे लगा नहीं था वह इतनी हिम्मत कर पाएगी, मगर साला सम्राट को देखते ही पता नहीं कहाँ की हिम्मत आ जाती है उस छोकरी में। वह तो भगवान का शुक्र है उस बुढ़े को उस छोकरी की बात पर भरोसा नहीं हुआ, वरना अपना तो गेम हो चुका था। कोई बात नहीं, अब अपन ऐसा प्लान बनाएंगे कि बुढ़ा, वह छोकरी और वह साला सम्राट, तीनों को एक साथ ही खल्लास कर देंगे और सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम होगी। उसका आदमी, जी बॉस, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। पानी सर से ऊपर से जा रहा है, कुछ सोचते हुए, लेकिन उसके लिए पहले आपको उस साले सम्राट को उसके बिल से निकालना होगा। जब देखो तब साला डर कर बिल में छुप जाता है। नाहर, हाँ तुम सही कह रहे हो। इतना कहकर वह सब कुछ प्लान करने लगते हैं। प्लान बनाने के बाद सब मिलकर राक्षसी हंसी हंसने लगते हैं। इधर सम्राट के पास उसके खबरी का फोन आता है कि नाहर कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है और दिवाली तक उसे एग्जीक्यूट करने वाला है। ये सुनकर सम्राट चौकन्ना हो जाता है और साहिबा को फोन करके कहता है, प्रिंसेस, मैं एक ही शर्त पर इंडिया आ सकता हूँ कि आप पूरी मीडिया, पूरी पब्लिक के सामने मेरे हाथों से पानी की पहली घूंट और खाने का पहला निवाला लेंगी। अब मैं हमारे रिश्ते को छुपा कर नहीं रखना चाहता। कहो साहिबा, खुश होकर। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम कहो तो मैं करवा चौथ की पार्टी के लिए पूरे शहर को न्योता भेज दूं, मगर इस बार तुम्हें आना ही होगा। सम्राट, ओके। ये सुनकर साहिबा प्रेस में एक आर्टिकल छपवा देती है और घर पर पिया और अंशुल संग करवा चौथ की पार्टी के आयोजन में लग जाती है। शहर के सभी जानी मानी हस्तियों और मीडिया वालों को उस पार्टी में इनवाइट करती है। जब ये बात मिस्टर कश्यप को पता चलती है, तब वह नाहर को बुलाते हैं और गुस्सा करते हुए कहते हैं,
क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें सिर्फ बोलना आता है, कुछ करना नहीं आता। सुना तुमने? वह सम्राट मेरे घर आ रहा है, मेरी बेटी की करवा चौथ की पूजा में शामिल होने। मेरी बेटी उस नालायक के लिए व्रत रख रही है, इसके लिए पूरे शहर को बुलाया गया है। मैं नहीं जानता, तू कुछ भी कर, मगर वो सम्राट मेरे घर तक नहीं आना चाहिए। अगर वह मेरे घर तक आया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। नाहर, नहीं नहीं मिस्टर कश्यप, आप निश्चिंत रहिए। मैं घर पर ऐसी सिक्योरिटी लगा दूंगा कि वह सम्राट तो क्या, एक पक्षी भी पर नहीं मार सकता। इतना कहकर नाहर चला जाता है और अपने घर जाकर खुशी से शराब पीने लगता है। तब उसके आदमी आते हैं और उसकी खुशी का कारण पूछते हैं, तो वह खुश होते हुए उन्हें बताता है, लगता है कि भगवान भी हमारे साथ है। तभी तो वह सम्राट नाम का सपोला खुद ही मरने के लिए इंडिया आ रहा है। इतना कहकर वह हंसने लगता है। तभी उसका एक आदमी पूछता है, मतलब बॉस? नाहर, अरे उस बुढ़े की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखने का सोचा है और वह अपना व्रत उस सम्राट के हाथों से खोलना चाहती है, इसलिए वह चूहा अपने बिल से निकलकर इंडिया आ रहा है। उसका आदमी खुश होते हुए, बॉस ये तो बहुत अच्छी खबर है, इसी बहाने हम उसे किडनैप कर लेंगे और जब वह सम्राट ही नहीं रहेगा उस साहिबा के पास तो वह बहुत हिम्मत नहीं दिखा पाएगी और उस सम्राट को छोड़ने के एवज में हम उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी लिखवा लेंगे। हा हा हा। नाहर, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी लिखवा लेने से मेरा बदला पूरा नहीं होगा। मुझे तो उन तीनों की लाश देखनी है, लाश। मैं जब तक उन तीनों की लाश नहीं देखूंगा तब तक मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आदमी, ठीक है बॉस, अब आगे क्या करना है? वह सब मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं और नाहर उनसे कहता है, परसों से ही कुछ लोग नकली गार्ड बनकर आशीर्वाद विला में सिक्योरिटी के लिए चले जाओ और मौका देखकर उन तीनों को उठा लेना। आदमी, जी बॉस। उन आदमियों के जाने के बाद नाहर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी शराब पीने लगता है। दूसरे ही दिन आशीर्वाद विला में नाहर के भेजे गए गुंडे सिक्योरिटी गार्ड बनकर पूरी हवेली को कवर कर लेते हैं। साहिबा के पूछने पर वह बताते हैं कि मिस्टर कश्यप ने उन्हें यहाँ सिक्योरिटी के लिए रखा है ताकि सम्राट साहब इस घर में ना आ सकें। ये बात सुनकर साहिबा बहुत परेशान हो जाती है और वह सम्राट को फोन पर सूचना देती है। सम्राट भी शांति से उसकी सारी बात सुन लेता है और उसको परेशान न होने और अपना और मिस्टर कश्यप का ध्यान रखने को बोलता है। साहिबा के बार बार पूछने पर भी सम्राट कब इंडिया आएगा, सम्राट अपने आने की कोई सूचना उसे नहीं देता। बस इतना कहता है कि पूजा के समय वह उसके साथ रहेगा। इधर करवा चौथ का दिन आ जाता है। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। साहिबा अपने कुक से कहकर खूब ढेर सारे पकवान बनाती है। अम्मा जी और पिया के साथ मिलकर पूजा की तैयारी करती है। आप सभी को कभी खुशी कभी गम मूवी की करवा चौथ वाली पार्टी तो याद होगी ही, और वही जिसमें बोले चूड़िया वाला सॉन्ग है, कुछ वैसी ही पार्टी। शाम को पूजा के समय अपने सभी नियर और डियर के साथ मिलकर पूजा करती हैं। रात में चांद के निकलने का इंतजार करने लगती हैं। चांद के साथ साथ उसे अपने सम्राट का भी इंतजार रहता है, क्योंकि सम्राट अभी तक आया नहीं। वह बार बार सम्राट को फोन लगाती है मगर सम्राट का फोन नहीं लगता। साहिबा घबराने लगती है कि कहीं नाहर के भेजे गए सिक्योरिटी गार्ड्स ने सम्राट के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। अंशुल और पिया के समझाने पर भी उसे बेचैनी कम नहीं होती। इसी उलझन में समय बीतता है और चंद्रमा निकल आता है। पिया और सभी औरतें अपने अपने पतियों का चेहरा देखकर चंद्रमा की पूजा कर व्रत खोलती हैं। जब साहिबा की बारी आती है तब वह उदास होकर एक कोने में बैठ जाती है। पिया और अंशुल उससे कहते हैं कि उसे उदास नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि सम्राट की फ्लाइट मिस हो गई हो या फिर वह कहीं काम में फंस गया हो। उसे सम्राट की तस्वीर देखकर ही व्रत खोल लेना चाहिए। मगर साहिबा मना कर देती है और कहती है, जब तक सम्राट मुझे अपने हाथ से पानी नहीं पिलाते तब तक मैं व्रत नहीं खोलूंगी। सम्राट के ना आने से मिस्टर कश्यप और नाहर बहुत खुश हो जाते हैं। व्रत और चिंता के मारे साहिबा को चक्कर आने लगता है और वह वहीं बेहोश होकर गिरने लगती है। तभी सम्राट सिक्योरिटी गार्ड में से निकल कर आता है और उसे अपनी बाहों में थाम लेता है, फिल्मी हीरो की तरह। साहिबा उसे आश्चर्य की नज़र से देखती है। तब वह अपने चेहरे से मास्क उतार देता है। अपने सामने सम्राट को देखकर साहिबा बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है।
सम्राट को घर में देखकर मिस्टर कश्यप और नाहर दोनों के होश फाख्ता हो जाते हैं। मिस्टर कश्यप गुस्से से अपनी बंदूक लेकर आते हैं और सम्राट के सीने पर तान देते हैं और कहते हैं, आज मैं ये किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। ना रहेगा ये सम्राट और ना मेरी बेटी को बरगला पाएगा। पता नहीं कौन सा जादू टोना मेरी बेटी पर कर रखा है कि मेरी बेटी बस इसी के नाम की माला जपती रहती है। उसे इस बंदे की काली करतूत दिखाई नहीं देती। मिस्टर कश्यप को इस तरह बंदूक ताने देखकर नाहर बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि वह यही तो मैं चाहता हूँ कि सम्राट मारा जाए और वो बुढ़ा कश्यप उसके खून के इल्जाम में सारी उम्र चक्की पीसे और ये साहिबा को मैं अपने पास कैद कर लूं, अपनी रखैल बनाकर रखूं। साहिबा अपने पिता के पास आकर हाथ जोड़ते हुए कहती है, नहीं प्लीज पापा, आज करवा चौथ के दिन आप अपनी बेटी का सुहाग नहीं छीन सकते। प्लीज पापा प्लीज। मिस्टर कश्यप, नहीं, आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। आज या तो ये रहेगा या मैं। साहिबा, तो ठीक है, आपको पहली गोली मुझे मारनी होगी। साहिबा की ऐसी बातें सुनकर मिस्टर कश्यप सम्राट को छोड़ देते हैं और कहते हैं, ठीक है, अपनी बेटी के बार बार कहने पर मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, मगर अब तेरा मेरी बेटी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अभी के अभी तू इस घर से निकल जा और अगर दोबारा तूने इस घर में या मेरी बेटी की जिंदगी में कदम रखने की कोशिश की तो वह दिन तेरी जिंदगी का अंतिम दिन होगा। मिस्टर कश्यप की बातें सुनकर सम्राट चुपचाप खड़ा रहता है और मुस्कुराता रहता है, जैसे उस पर इन बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। मगर मिस्टर कश्यप की बात सुनकर साहिबा नाराज हो जाती है और अपने पिता से कहती है गुस्से से, पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप शायद भूल रहे हैं कि आप जहाँ खड़े हैं ये कश्यप मेंशन नहीं है, आशीर्वाद विला है। ये घर सम्राट का है पापा, आपका नहीं। उसे उसके घर से निकालने वाले आप कौन होते हैं? साहिबा के मुंह से ऐसा शब्द सुनकर जहां मिस्टर कश्यप निशब्द हो जाते हैं, वहीं पिया और अंशुल खुश। साहिबा सम्राट का हाथ पकड़कर उसे छत तक ले जाती है और अपनी पूजा संपन्न करती है। सम्राट भी बड़े प्यार से उसे अपने हाथों से पानी पिलाता है और लड्डू खिलाकर उसका व्रत तोड़ता है। ये सारा हंगामा जो आशीर्वाद विला में हुआ, मीडिया और पार्टी में शामिल सभी हस्तियों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा होता है। दूसरे दिन सभी न्यूज चैनल, अखबारों और मैगजीन्स में सिर्फ इन्हीं सब की चर्चा रहती है। लोगों को गॉसिप करने का एक नया टॉपिक मिल गया रहता है। हंगामा खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। साहिबा सम्राट से पूछती है, आप कब आए? इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी आप घर के अंदर कैसे दाखिल हो गए? साहिबा की बात सुनकर सम्राट मुस्कुराने लगता है और कहता है, ये जो भी बंदे मिस्टर नाहर ने सिक्योरिटी के लिए लगाए हैं, ये दरअसल उनके आदमी नहीं, मेरे आदमी हैं और अपने आदमियों में शामिल होना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं तो एक हफ्ते पहले ही इस घर में आ गया था। सम्राट की बात सुनकर साहिबा पजल फेस से उसे देखने लगती है। सम्राट उसके बालों को पीछे करते हुए कहता है, अब तो मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, बस मन नहीं लगा और चला आया। सम्राट की बात सुनकर साहिबा शर्मा जाती है और अपनी पलकें झुका लेती है। दूसरे दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर सम्राट और साहिबा को साथ देखकर मिस्टर कश्यप का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, मगर साहिबा और सम्राट उन पर कोई ध्यान नहीं देते और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करके साथ में नाश्ता करने लगते हैं। फिर दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब सम्राट आशीर्वाद विला में साहिबा के साथ ही रहने लगता है। एक दिन सम्राट और साहिबा के ऑफिस चले जाने के बाद मिस्टर कश्यप नाहर को फोन करके बुलाते हैं और उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, यही तुम्हारी सिक्योरिटी थी? इन्हीं टट्टुओं पर तुम बड़ा गर्व कर रहे थे, लंबी लंबी बातें फेंक रहे थे। तुम्हारे इन टट्टुओं ने वो कुछ भी नहीं किया और वह मेरी बेटी की जिंदगी और इस घर में घुसा जा रहा है। नाहर को सोचते हुए, मिस्टर कश्यप, आप कहिए तो इस सम्राट को रास्ते से हटा दूं। मिस्टर कश्यप, क्या बकवास कर रहे हो तुम? नाहर, देखिए मिस्टर कश्यप, जब तक सम्राट नाम का कांटा आपके जीवन में रहेगा वह आपको चुभता रहेगा। इस कांटे से मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही उपाय है कि इस कांटे को ही जड़ से उखाड़ दिया जाए। मिस्टर कश्यप अपने गुस्से में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें सही गलत का फर्क भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए नाहर के ऐसा कहने पर भी वह उसकी बात में हामी भरने लगते हैं और नाहर से कहते हैं कि तुम कुछ भी करो, लेकिन दिवाली से पहले ये सम्राट मुझे मेरी बेटी की जिंदगी में नहीं चाहिए। इसका किस्सा खत्म कर दो। मिस्टर कश्यप की तरफ से मिले हुए हरे सिग्नल से नाहर बहुत खुश हो जाता है
और वह लंबी चौड़ी प्लानिंग करने लगता है। मिस्टर कश्यप को एक दिन नाहर घुमाने के बहाना करके अपने साथ ले जाता है। शहर के बाहर एक बंद फैक्ट्री में उन्हें रख देता है और उनको अपने प्लान के बारे में समझा देता है। नाहर का प्लान सुनकर मिस्टर कश्यप भी खुश हो जाते हैं और वह साहिबा को फोन मिलाकर कहते हैं, साहिबा बेटा मुझे बचा लो, किसी ने मुझे किडनैप कर लिया है। बड़ी मुश्किल से किसी तरह खुद को छुपाते हुए तुम्हें फोन कर रहा हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि सम्राट सही है। तू कुछ कर, मुझे बचा ले बेटा, वरना वह मुझे मार डालेगा। प्लीज साहिबा प्लीज। इतना कहकर मिस्टर कश्यप फोन रख देते हैं। मिस्टर कश्यप का फोन अटेंड करके साहिबा बहुत घबरा जाती है। वह तुरंत सम्राट को फोन करके सब सच सच बता देती है। सम्राट भी सुनकर पहले तो शौक हो जाता है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि मिस्टर कश्यप नाहर का साथ देंगे, मगर फिर भी वह साहिबा को तसल्ली देता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं मिस्टर कश्यप को सही सलामत घर वापस ले आऊँगा। तुम घर पर ही रहना और घर से बिल्कुल भी मत निकलना। साहिबा को हिदायत देकर सम्राट अपने कुछ आदमियों के साथ नाहर के बताए हुए जगह पर मिस्टर कश्यप को छुड़ाने चला जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि ये बंद फैक्ट्री है और मिस्टर कश्यप को हाथ बांधकर दीवार के सहारे लटका दिया गया है। वह अंशुल को अलर्ट का मैसेज भेजकर अपनी लोकेशन ऑन करके अंदर चला जाता है। वह दौड़कर उनके पास जाकर उनको खोलकर उतारने की कोशिश करने लगता है। तभी नाहर के आदमी आते हैं और पीछे से सम्राट के सर पर वार कर देते हैं और उसके सभी आदमियों को पकड़ लेते हैं। सम्राट बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अब नाहर के आदमी साहिबा को मिस्टर कश्यप और सम्राट की फोटो भेजकर बिना किसी को बताए अपने साथ आने को मजबूर कर उठा ले आते हैं। तीनों को उसी फैक्ट्री में हाथ पैर बांधकर बैठा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद एक एक करके तीनों को होश आने लगता है। मिस्टर कश्यप खुद को और साहिबा को इस तरह कुर्सी से बंधा हुआ देखकर नाराज हो जाते हैं और नाहर से गुस्से में कहते हैं, ये क्या मजाक है नाहर, तुमने मेरे और साहिबा के हाथ क्यों बांध रखे हैं? हमारी डील तो सिर्फ सम्राट को लेकर हुई थी। मिस्टर कश्यप की बात सुनकर नाहर हंसने लगता है और उनसे कहता है, अबे बुढ़े, मैंने तुझसे बड़ा बेवकूफ़ अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तेरी बेटी और दामाद तुझे हर पल समझाते रहे कि तू मुझसे सावधान रहे, मैं गलत आदमी हूँ, मगर तू तो बड़ा वाला बेवकूफ़ निकला बे। तू अपनी सगी बेटी पर विश्वास ना करके मुझ पर विश्वास कर रहा था। तेरे बेटी दामाद सही कह रहे थे, तेरा और तेरी बीवी का एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था। तेरी बीवी को मरवाने वाला भी मैं ही था। तेरी बेटी उसके गालों पर हाथ फेरते हुए इस नाजुक कली का रस चूस कर कब का इसे कोठे पर फेंक चुके होते, मगर इस सम्राट ने हर बार हमारे प्लान्स को फेल किया। तुझे तेरी बेटी और तेरी प्रॉपर्टी को बचाया, मगर अब तुम तीनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते हो। तुम तीनों इस प्रॉपर्टी के पेपर्स पर दस्तखत करो और स्वर्ग की सैर करो। हा हा हा। नाहर की बात सुनकर साहिबा बहुत डर जाती है और चीखते हुए कहती है, खबरदार, जो तूने मेरे पापा को हाथ भी लगाया तो, मेरे पापा को कुछ भी किया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। साहिबा की बात सुनकर नाहर शैतानी हंसी हंसने लगता है और कहता है, बड़ी चिंता हो रही है अपने बाप की, पहले खुद तो अपने आप को मुझसे बचा ले। तुझे क्या लगता है तुझ जैसी खूबसूरत बला को मैं बस ऐसे ही मार दूंगा? जो काम मेरा बेटा नहीं कर पाया वो मैं करूंगा। पहले तो मैं तेरा रस चूस लूंगा, उसके बाद तुझे कोठे की सैर भी करा लूंगा। नाहर की बात सुनकर सम्राट को बहुत गुस्सा आता है। अब वह कहता है गुस्से से चीखते हुए, नाहर अपनी हद में रहे, छूना तो दूर, तूने अगर मेरी साहिबा की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो मैं तेरा वह हाल करूंगा कि 7 पुश्तें याद करेंगी। शायद तू अपने बेटे की मौत भूल गया। नाहर सम्राट के मुंह पर 2 मुक्के जड़ते हुए, मैं तो कुछ नहीं भूला हूँ और तुझे भी कुछ भूलने नहीं दूंगा। आज तुझसे अपने बेटे का बदला लेकर रहूंगा। इतना कहकर नाहर सम्राट को मुक्के और लातों से मारने लगता है। उधर मिस्टर कश्यप नाहर की सच्चाई जानकर बहुत दुखी हो जाते हैं। सम्राट को मारते मारते सम्राट गिर जाता है और उसका हाथ खुल जाता है। नाहर सम्राट पर बंदूक तान देता है, लेकिन सम्राट अपनी फुर्ती से नाहर के हाथों पर अपने पैरों से वार करता है और बंदूक नाहर के हाथों से छूटकर दूर जा गिरती है। मौका पाकर सम्राट खड़ा हो जाता है और नाहर को मारने लगता है।
तभी नाहर के गुंडे वहां जाते हैं और उनके साथ भी सम्राट की अच्छी खासी फिल्मी फाइट हो जाती है। नाहर को तो सम्राट मार मार कर अधमरा कर ही देता है। उधर अंशुल पुलिस को साहेबा और मिस्टर कश्यप के किडनैप होने की सूचना दे देती है। सम्राट के गार्ड्स भी सम्राट को ट्रैक करते करते उस पुरानी फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। सभी के बीच खूब अच्छी फिल्मी फाइट होती है। अपने आप को हारता हुआ देखकर नाहर चुपके से बंदूक उठा लेता है और मिस्टर कश्यप की तरफ तान देता है, गोली भी चला देता है, मगर तभी सम्राट उनके सामने आ जाता है और गोली सम्राट को लग जाती है। नाहर और उसके गुंडों से लड़ने के कारण सम्राट पहले ही खून से लथपथ हो गया था। गोली लगने के कारण वह एक बेजान लाश की तरह जमीन पर गिर पड़ा। सम्राट को गोली लगते देखकर साहिबा चीखने लगती है। मिस्टर कश्यप भी अपनी और अपनी बेटी की बेबसी पर रो देते हैं, क्योंकि उन दोनों के हाथ और पैर बंधे होते हैं। फिल्मों की तरह ही पुलिस और अंशुल भी थोड़ी देर में आ जाते हैं। पुलिस नाहर और उसके गुंडों को अरेस्ट कर लेती है। सम्राट के आदमी और अंशुल जल्दी से साहिबा और मिस्टर कश्यप को आज़ाद करते हैं। सम्राट को खून से लथपथ देखकर साहिबा रोने लगती है। तुरंत एम्बुलेंस बुलाया जाता है और सम्राट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां पहुंचते ही सम्राट को तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है, क्योंकि मिस्टर कश्यप ने पहले ही फोन करके हॉस्पिटल में सूचना दे दी थी। साहिबा का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मिस्टर कश्यप भी अपनी गिल्ट में इतने दुखी हैं कि वह अपनी रोती बिलखती बेटी को भी चुप कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। डॉक्टर ओटी से बाहर आकर बताते हैं कि सम्राट को दिल के पास गोली लगी है और उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। उसे भगवान का चमत्कार ही बचा सकता है। डॉक्टर की इतनी बात सुनकर साहिबा रोते रोते बेहोश हो जाती है। अम्मा जी, पिया और अंशुल किसी तरह साहिबा को संभालते हैं। नर्स की मदद से उसे रूम में शिफ्ट करते हैं। अंदर ओटी में सम्राट का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। सभी सम्राट के ठीक होने की दुआ मांगते हैं। मिस्टर कश्यप को अपनी बेटी और दामाद की ये दशा देखकर बहुत आत्मग्लानि महसूस होती है और वह अस्पताल के आंगन में स्थित मंदिर में बैठ जाते हैं और भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और रोते हुए उनसे कहते हैं, भगवान, मेरे गुनाहों की सजा मेरे दामाद को मत दो, मेरी बेटी को मत दो। तुम चाहो तो मुझसे मेरी जिंदगी छीन लो, मगर मेरे सम्राट को मुझे लौटा दो। मैं ही मूर्ख था जो दूसरों की बातों में आ गया। मेरी इसी मूर्खता की वजह से ही मेरी पत्नी, मेरी सिया मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन फिर भी मुझे अक्ल नहीं आई। मैं अपनी इस बेवकूफ़ी की बलि अब अपने दामाद को चढ़ते नहीं देख सकता। गलती मैंने की है प्रभु, तो इसकी सजा आप मुझे दीजिए, मेरे बेटे सम्राट को नहीं। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा। जब तक सम्राट ठीक नहीं हो जाता मैं आपके चरणों में सर रखकर ऐसे ही पड़ा रहूंगा। इतना कहकर मिस्टर कश्यप रोने लगते हैं। उधर सम्राट का ऑपरेशन बहुत लंबा चलता है। सुबह से शाम हो जाती है। गोली सीधे दिल में लगी होती है और सम्राट की सांसें भी उखड़ने लगती हैं। गोली लगने से उसे काफ़ी ब्लड लॉस भी होता है, मगर सबकी दुआ काम आती है और हीरो की तरह जान बच जाती है। ऑपरेशन कंप्लीट करके डॉक्टर आते हैं और सभी को बताते हैं मिस्टर सम्राट का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें गोली लगी थी उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम सब सिर्फ एक कठपुतली ही हैं। साहिबा, डॉक्टर, क्या मैं सम्राट से मिल सकती हूँ? डॉक्टर, देखिए, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। अभी 72 घंटे हम उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। होश में आने के बाद ही उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। तब तक आप लोगों को पेशेंस से रहना होगा। साहिबा के बहुत रिक्वेस्ट करने पर डॉक्टर उसे बस दूर से एक नज़र देखने की परमिशन दे देते हैं। साहिबा आईसीयू में सम्राट को देखने जाती है तो सम्राट को मशीनों से घिरा हुआ बेजान सा पड़ा हुआ देखकर रोने लगती है। साहिबा मिस्टर कश्यप को इन सब बातों का गुनहगार मानकर उनसे बहुत नाराज हो जाती है और उनसे बात नहीं करती। बेटी का ऐसा रूखापन देखकर मिस्टर कश्यप की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वह इसे अपनी गलती की सजा समझकर स्वीकार कर लेते हैं। 2 दिन बाद सम्राट को होश आता है और वह सबसे पहले साहिबा को याद करता है। डॉक्टर साहिबा से अंदर जाकर उससे मिलने को कहते हैं। साहिबा जब अंदर जाती है तब सम्राट उसे देखकर खुश हो जाता है और इशारे से उसका और मिस्टर कश्यप का हालचाल पूछता है। सम्राट की बात सुनकर साहिबा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह सम्राट से कहती है,
आपके होते हुए मुझे या पापा को किसी को भी कुछ हो सकता है क्या? लेकिन आपने गोली अपने सीने पर क्यों ली सम्राट? सम्राट टूटे फूटे शब्दों में अपने पिता को बचाने के लिए हर बेटा ऐसा ही करता। दरवाजे पर खड़े मिस्टर कश्यप जब सम्राट की बातें सुनते हैं तो आत्मग्लानि से उनका कलेजा फटने लगता है। वह मुड़कर जाने लगते हैं। तभी सम्राट उन्हें देख लेता है और साहिबा से उन्हें बुलाने को कहता है। साहिबा जब मिस्टर कश्यप को बुलाकर लाती है तो मिस्टर कश्यप हाथ जोड़कर सम्राट से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। सिया हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी। वो हमेशा नाहर को गलत कहती थी, मैं हमेशा उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया करता था। और देखो, अपनी गलती की वजह से आज मेरी सिया मुझसे कितनी दूर है। लेकिन इसके बाद भी मुझे बेवकूफ़ को अक्ल नहीं आई और मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी बेटी और अपने बेटे की दोनों की जान को जोखिम में डालने चला था। सच कहता है नाहर, बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। मिस्टर कश्यप की बात सुनकर सम्राट उनका हाथ पकड़ लेता है और साहिबा से इशारे से उनका ध्यान रखने को बोलता है। दिन बीतने लगते हैं। डॉक्टर्स की कोशिश और साहिबा के प्यार से सम्राट जल्दी ही रिकवर होने लगता है। कुछ ही दिनों बाद सम्राट को घर पर भी सेहत का ध्यान रखने की हिदायत के साथ डिस्चार्ज मिल जाता है। घर आकर साहिबा सम्राट का पूरा ध्यान रखती है और सम्राट से मिलने अंशुल, पिया सभी लोग आते हैं, लेकिन मिस्टर कश्यप नहीं आते। सम्राट के पूछने पर भी कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि सभी उन्हें ही दोषी ठहरा रहे थे। सम्राट के बार बार पूछने पर साहिबा मिस्टर कश्यप को बुलाकर लाती है। मिस्टर कश्यप सम्राट से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने हमेशा तुमको गलत समझा, तुम्हारा तिरस्कार किया, तुमको नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा, मगर तुमने एक बेटे का फर्ज निभाया। मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, मगर फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सम्राट उनके हाथ पकड़कर, मालिक पिता का हाथ आशीर्वाद देने के लिए होता है, माफ़ी मांगने के लिए नहीं। जो भी हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये सब उस नाहर का किया धरा है, आपने तो बस उस पर विश्वास किया था। मिस्टर कश्यप, नहीं बेटा, ये बातें सिर्फ बोलने के लिए हैं। मैं पछतावे से मरा जा रहा हूँ, तो मगर मुझे माफ़ कर दो तो शायद बाकी भी साहिबा की तरफ देखकर मुझे माफ़ कर पाएं। मिस्टर कश्यप की बातें सुनकर सम्राट उनसे कहता है, मालिक, अगर सच में आपको पछतावा है तो आप मेरी साहिबा मुझे दे दीजिए। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे और अब मैं उसके बिना नहीं जीना चाहता। सम्राट की बात सुनकर जहां साहिबा शर्मा जाती है, वहीं मिस्टर कश्यप मुस्कुरा देते हैं और सम्राट के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ऐसे कैसे दे दूं अपनी बेटी तुम्हें? नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी तुम्हें ऐसे नहीं दे सकता। मिस्टर कश्यप की बात सुनकर सम्राट फिर उदास हो जाता है और साहिबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंशुल, पिया गुस्से से मिस्टर कश्यप को देखने लगते हैं। सम्राट को ऐसे उदास देखकर मिस्टर कश्यप कहते हैं, मेरी बेटी को ले जाने के लिए तुम्हें पहले बारात लेकर आना होगा, तभी मैं अपनी बेटी को तुम्हें दूंगा। कागज पर की गई दस्तखत को मैं शादी नहीं मानता और मेरी इकलौती बेटी है, मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं अपनी बेटी को ऐसे ही खाली हाथ थोड़ी ही विदा करूंगा। मिस्टर कश्यप बड़े ही धूमधाम से साहिबा की शादी सम्राट से करते हैं। कन्यादान, सिंदूरदान और 7 फेरों के साथ आज साहिबा और सम्राट सच में एक दूजे के लिए एक धागे से बंध गए हैं। अब सम्राट आशीर्वाद विला में ही मिस्टर कश्यप, अम्मा जी और साहिबा के साथ रहने लगता है। इस तरह सम्राट साहिबा अगले 7 जन्मों तक एक दूजे के हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।